अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर सॉल्यूशन। जो पिछली कक्षा में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहाँ पर रीट प्री और मेंस दोनों के लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। टाइम 30 मिनट्स का जो मिलता है 30 क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, ये दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन जो अपनी ऐप चलती है उसमें बहुत ही सस्ते दर पर क्या मिल रहे हैं आपको, कोर्स मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज पशु परिचर का जो है वो मिलेगा 35 रुपए में, और टॉपिक वाइज राजस्थान जी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं केवल वही वो मिलेंगे 35 में। कंप्यूटर के टॉपिक वाइज जो टेस्ट हैं वो भी मिलेंगे आपको 25 रुपीज में। जो आने वाली जो पटवारी की भर्ती है और सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कंप्यूटर का रोल। और इसमें पटवारी, एलडीसी, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के भी आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक वार टेस्ट और साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेंगे। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। माफी चाहूंगा आपका कीमती वक्त लेने के लिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दी एलईजी इज ए, कि एलईजी है वो क्या है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन एक में आपसे दे रखा है मॉर्निंग और लिमिटेशन पोइम। क्या है, एक एलईजी है वो विलाप और शोक कविता होती है। इट इज फॉर्मल एंड सस्टेंडेड पोइम, या ये फॉर्मल औपचारिक और सस्टेंडेड पोइम होती है। इट इज जज्ड बाय इट्स थीम्स और सब्जेक्ट मैटर, नॉट बाय इट्स मैटर और स्टेंजा फॉर्म, या ऑल ऑफ द अबोव। इसमें जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, एलईजी होता क्या है? एलईजी होता है किसी शेफर्ड के, किसी चरवाहे के मरने के बाद उसका जो सहमित्र होता है, या किसी व्यक्ति का सहमित्र उसकी मृत्यु के ऊपर क्या करता है, कोई कविता लिखता है या कोई गीत लिखता है या गीत गाता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं। तो एलिजी क्या होता है, एक मॉर्निंग और लिमिटेशन पोइम होती है। ओके, अब जो ऑप्शन एक है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या पूछा है कि ए मॉर्नफुल पोइम, की एक शोक कविता टाइपिकली आमतौर पर ए लमेंट फॉर द डेड इज कॉल्ड, जो मृत्यु पर क्या की जाती है, गाई जाती है। क्या एक शोक गीत की मृत्यु के ऊपर गाया जाने वाला एक शोक गीत क्या कहलाता है, वो आपसे पूछा है। वो ड्रामा कहलाता है, या कॉमेडी कहलाता है, या सोनेट कहलाता है, या एलिजी कहलाता है। तो हमने अभी चर्चा की कि जो मोurnful पोइम होती है, जो शोक कविता होती है, वो क्या कहलाती है, एलिजी कहलाती है। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। हाँ दोस्तों, एलिजी किसको कहते हैं, शोक गीत या शोक जो कविता होती है जो किसी की याद में उसकी मृत्यु के बाद गाई जाती है, उसे को क्या बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि एन एलिजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए, कि एलिजी है वो आमतौर पर एक्सप्रेशन देती है, अभिव्यक्त करती है। किसको अभिव्यक्त करती है, फीलिंग ऑफ जॉय को। क्या करती है, फीलिंग ऑफ जॉय को करती है, या सेंस ऑफ लॉस को करती है, या फीलिंग ऑफ विक्ट्री को करती है, या सेंस ऑफ डिफेट को करती है। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। कमेंट करके आप इसका आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों, एलिजी है वो किसको अभिव्यक्त करती है, वो करती है सेंस ऑफ डिफीट, हार को नहीं, विक्ट्री को, जीत को नहीं, इंजॉय आनंद को नहीं, तो करती किसका है, सेंस ऑफ लॉस, किसी के खोने का जो सेंस होता है उसको अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब देखिएगा, ओके देखिएगा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए पेस्टल एलर्जी। पेस्टल जो एलर्जी होती है, इस पेस्टल एलर्जी की इज नॉट करेक्टरिस्टिक, विशेषता नहीं है कि पेस्टल एलर्जी की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि द सोल ऑफ द डेड शेफर्ड रियलाइज एट द एंड दैट दैट डेथ इन दिस वर्ल्ड इज द एंट्री टू ए हायर लाइफ। क्या कह रहे हैं, द सोल ऑफ द डेड शेफर्ड। डेड शेफर्ड क्या होता है, चरवाहे। क्या होता है, चरवाहे। कि डेड शेफर्ड, मृत चरवाहे की आत्मा को रियलाइज तब महसूस होगा एट द एंड दैट डेथ, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या एक मृत चरवाहे को तब मालूम होगा जब उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इन दिस वर्ल्ड इज द एंट्री टू ए हायर लाइफ, कि डेथ ही है वो इस संसार की सबसे सर्वोच्च क्या है, लाइफ होता है, जीवन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज ए प्रोसेशन अप्रोप्रिएट मॉर्न्स। मॉर्न्स भी होता है शोक गीत, तो ये भी बात सही है। द स्पीकर बिगिंस बाय इनवोकिंग द म्यूज, नहीं, ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ द अब है नहीं, तो ऑप्शन 3 है वो क्या है, इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है। मिल्टन लेजिडास इज, कि एक मिल्टन की पोइम है, उसका नाम है लेजिडास। वो पोइम है, क्या है वो, एन एलिजी है, एन एपिक है, एन सोनेट है, एन पर्सोनिफिकेशन है। इन चारों में से कौन सी है मिल्टन की लेजिडास? तो मिल्टन की लेजिडास क्या है दोस्तों, एक एलिजी है। क्या है, एलिजी है। तो ऑप्शन ए है वो क्या है यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर। में आपसे पूछा है कि एन एलिजी इज ए पोइम रिटन, कि एक एलिजी जो है वो लिखी जाती है टू सेलिब्रेट एन ओकेजन, किसी ओकेजन को, किसी अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए। इन दिस प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में या भगवान की याद में। टू गिव एक्सप्रेशन टू आवर लव और समवन, अपने किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए। इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, कि इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, कि जो मर चुका है उसको याद करने के लिए जो लिखी जाती है वो पोइम क्या कहलाती है, एलिजी कहलाती है। तो एलिजी किसके लिए लिखी जाती है, कि जो डाइड हो गया हो और उसकी याद में जो लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी याद में जो लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, एलिजी कहलाती है। ओके, तो ऑप्शन 4 है वो क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि ही इज प्राउड एज ए पीकॉक, द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, कि ही इज एन ए प्राउड एज ए पीकॉक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल किसका है, सिमिली का है, मेटाफर का है, पर्सोनिफिकेशन का है या पन का है। ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है ये किस पोइम का क्या है, सेंटेंस है, ये आपसे पूछा है। तो आपको बताना है, बताइएगा कि यहाँ पर देखिए एज दे रखा है, जहां कहीं भी एज, सो और लाइक दे रखा हो और दो वाक्यों के बीच में, सॉरी, दो दोनों के बीच में क्या रखी हो, तुलना कर रखी हो, कि दो देखिए दो व्यक्तियों की भी तुलना हो रखी है, तो ही और पिकॉक के बीच में तुलना की गई है। तो तुलना जहां हो वहां मेटाफर भी होता है, लेकिन जहां पर क्या मिले, एज मिले, शो मिले और लाइक मिले और फिर तुलना हो तो वो क्या कहलाती है, सिमिली कहलाती है। तो ऑप्शन ए है वो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि द सोल वाज लाइक ए स्टार, कि द सोल वाज लाइक ए स्टार, कि तेरी जो सोल है, तेरी आत्मा जो है वो लाइक है किसकी तरह, एक स्टार की तरह, कि तेरी आत्मा है वो एक तारे के जैसी है। एंड डिवॉल्ट अपार्ट, और वो क्या हो गई है, अलग हो गई, कि तेरी जो आत्मा है वो तारे के जैसी है और वो क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो दो वस्तुओं के बीच में तुलना की गई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इन द अबो लाइन्स, कि अबो लाइन के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच दे रखी है वो आपको बतानी है। तो देखिए द सोल वाज लाइक ए स्टार, कि तो सोल की तुलना किससे की गई है,
आत्मा की तुलना किससे की गई है? इस स्टार से की गई है, इस तारे से की गई है। और यहाँ देखिएगा लाइक दे रखा है, और मैंने अभी बताया एज लाइक और शो अगर दे रखा है और तुलना की रखी है तो वो क्या कहलाती है? सिमली कहलाती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, सिमली। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है। एरर्स लाइक स्ट्रोज अपॉन द सरफेस फॉलो, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन? कि एरर्स त्रुटियां लाइक जैसे स्ट्रोज अपॉन, स्ट्रोज होते हैं तिनके, क्या होते हैं? तिनके। सरफेस फ्लो होता है सतही प्रवाह, क्या होता है? सतही प्रवाह। कि एरर लाइक स्ट्रोज अपॉन द सरफेस फ्लो, कि सतही प्रवाह के तिनके के जैसी त्रुटियां, सतही प्रवाह की तिनके के जैसी त्रुटियां, ये क्या दे रखी है यहाँ पर? तुलना कर रखी है, ठीक है, त्रुटि और सरफेस स्ट्रो के बीच में। तो ठीक है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इसमें पूछा है, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? लाइक दे रखा है और तुलना कर रखी है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 नंबर जो है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाइदर ही नोर आई वर देयर। यहाँ पर आपसे पूछा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बताना है। क्या बताना है? SVA आपको बताना है इस वाक्य का। तो बताइएगा क्या इसका सही पैटर्न होगा कि नाइदर ही नोर आई वर देयर, कि ना तो मैं वहां था, ना तो वह था, ना मैं वहां था, ये पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पर पढ़ते हैं नाइदर ही नोर आई इज देयर, ठीक है। दूसरा है नाइदर ही और आई एम देयर। तीसरा है नाइदर ही नोर आई वाज देयर। और चौथा है नाइदर ही और यू वाज देयर, ठीक है। अब चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है कि इसका सही पैटर्न कौन सा है, सही पैटर्न आपको बताना है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि नाइदर ही नॉर आई इज। तो देखिएगा इज, आई के साथ कभी इज वर्ब का प्रयोग होता है क्या? नहीं होता। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, नाइदर ही और आई एम देयर। ओके, सही बात है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। देखिए नाइदर नोर होता है, और नहीं होता। क्या नहीं होता? और नहीं होता। नाइदर नोर होता है, तो ये यहाँ गलत हो गया। चौथा देखते हैं, नाइदर ही और, यहाँ पर फिर और दे रखा है तो ये गलत हो गया, नाइदर नोर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा, नाइदर ही नोर आई वाज देयर, ये क्या है? ऑप्शन 3 है, वो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। ओके, समझ में आया? हाँ दोस्तों, ओके, समझ में आपको अगर आया है ये सेंटेंस तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, हम आपकी इसी प्रकार की कला से अच्छी प्रकार से और बेहतर तरीके से बनाने की प्रयास करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट डैश गॉट अप अर्ली। कि ही वर्कड टिल लेट, कि वह रात्रि में देर तक क्या कर रहा था? काम कर रहा था। इन द नाइट, रात्रि में। ही गोट अप अर्ली, लेकिन उसे क्या उठना था? सुबह जल्दी उठना था। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वहन होगा, अंटिल होगा, बट होगा या हाउ होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चारों में से जो करेक्ट है वो आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, ही वर्क टिल लेट इन द नाइट, कि वो रात्रि में लेट तक क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था, लेकिन उसे उठना क्या था? सुबह जल्दी। तो दोस्तों, रात्रि में लेट तक कार्य करने के लिए, क्या करने के लिए? कि रात्रि में आप लेट तक कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रात्रि में लेट तक अगर आप कार्य कर रहे हो और आपको सुबह जल्दी उठना है, तो वहां पर जो प्रयोग होता है वो किसका होता है? बट का प्रयोग होता है। ऑप्शन जो 3 नंबर है वो इसका एकदम सही आंसर होगा। क्या?
कि कोई भी कार्य आपको देरी में, रात्रि में लेट तक करना है, देर तक करना है और सुबह क्या उठना है, जल्दी उठना है, तो हमेशा यहाँ क्या होगा, बट का यूज होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, कि आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए सेंटेंस में से जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है। देखते हैं करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, क्या ये क्या है, देखते हैं, बाद में बात करते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग एब्सेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन एब्सेंट टुडे। ओके, अब देखते हैं, देखिएगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो इसका है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी लगती है, वो क्या लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है। क्या लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है। तो यहाँ दे रखी है सिंगुलर वर्ब, तो ये गलत हो गया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, आर के साथ बीइंग दे रखा है, तो ये क्या ये सही होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा क्योंकि बीइंग नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब की क्या आएगी, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ये सही है। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ प्लूरल ही क्या हुई है, वर्ब यूज हुई है। ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन, तो देखिएगा हैव बीन लगा रखा है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है, यहाँ केवल क्या है, स्टूडेंट है, ना कि स्टूडेंट्स है, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा रखी है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है, इट इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, कि इंग्लिश टीचिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं है, वो आपसे पूछा है कि इट इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है, वो पूछा है। कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस ये तो होता है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पज ये भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ये भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर ये नहीं होता। तो ऑप्शन 3 है वो क्या है, यहाँ पर इसका गलत आंसर होगा। तो 3 आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिएगा, ट्रस्ट इन गॉड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे विश्वास करो, डू द राइट, वो सब कुछ सही करेगा। क्या करेगा, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पर भरोसा करो, विश्वास करो, किंतु डू द राइट, वो सही करेगा। किंतु करेगा क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। ट्रस्ट इन गॉड और डू द राइट, कि भगवान पर विश्वास करो और डू द राइट, वो सही करेगा, ये भी नहीं होगा। यट, यदि, कि आप विश्वास पर, भगवान पर भरोसा करोगे यदि, तो वो क्या सही करेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 है एंड, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा कि ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पर विश्वास करो और डू द राइट, वो क्या करेगा, सही करेगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहां से लिया गया है, ये आपसे पूछा है। द सीक्वेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, द सीक्वेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो विद्यार्थियों के स्तर, लेवल स्तर के अनुसार होना चाहिए। कि जो सीक्वेंस है, अभिप्रेरणा का जो स्तर है वो किसके, उनका क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। देखिए ये बात करें तो ये क्या है, इसका आंसर नहीं है। ए जील, जील होता है उत्साह, टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज, की भाषा के अंदर कुछ नया सीखने का जो उत्साह होता है वो क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा से पैदा होती है। कि भाषा के अंदर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उत्साहित होकर सीखना चाहते हैं,
तो वो क्या होते हैं, हम अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर सही होगा, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ते हैं। रिपीटेशन ड्रिल इज ऑलवेज यूज्ड, कि इसके अंदर मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के अंदर रिपीटेशन ऑफ ड्रिल यानी दोहराव का जो ड्रिल होता है वो हमेशा यूज्ड होता है, नहीं होता, ये गलत बात है। अलार इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये नहीं होता, अलार कोई सिद्धांत नहीं होता है मोटिवेशन का, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तो ओके, ये जो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, देखिएगा। द इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग इज कॉल्ड, कि द इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल मतलब दो समान, ट्रीटमेंट मतलब व्यवस्था, वेरियस दो कंपोनेंट्स के बीच में ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग, भाषाई शिक्षण के अंदर जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें एक जैसी समानता होती है, वो क्या कहलाता है? वो प्रोपोर्शन कहलाता है, अनुपात कहलाता है। प्रोपोर्शन क्या होता है? अनुपात कहलाता है। हैबिट फॉर्मेशन कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है, या करेक्टनेस कहलाता है। तो जो लिंग्विस्टिक जो लर्निंग होती है, भाषाई जो शिक्षण होता है, उस दो विभिन्न कंपोनेंट के मध्य जो समान होते हैं, समान मतलब अनुपात में, तो ये उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन से पे? क्वेश्चन नंबर 20 पे। एंड विच प्रिंसिपल टीचिंग इज इन्वॉल्वड इन दिस स्टेटमेंट, कि द मटेरियल, मटेरियल मतलब वस्तु, शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, बच्चों की जो मेंटल एज है, क्या है? मेंटल एज, ठीक, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और ग्रेड के लेवल में हो, कि जो मटेरियल है जो बच्चों के किसके अनुसार होना चाहिए? मेंटल एज के अनुसार, मेंटल एबिलिटी के अनुसार, और ग्रेड के अनुसार, और उसके स्तर के अनुसार जो है वो मटेरियल होना चाहिए, विषय वस्तुएं होनी चाहिए। वो क्या होती है देखिएगा? करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, सिलेक्शन एंड ट्रेडिशन, प्रोपोर्शन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होनी चाहिए? वो एक्यूरेसी और करेक्टनेस एंड सिलेक्शन एंड ट्रेडिशन। ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या पूछा है कि मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग ए वर्ड और एन आइटम कैन कन्वे। तो बताइएगा यहाँ पर सही आंसर इसका कौन सा होगा? मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग्स, की मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग ए वर्ड, एक शब्द के विभिन्न प्रकार के जो अर्थ होते हैं, और एन आइटम, और एक आइटम के एन कन्वे जो हम जानते हैं, तो क्या होगा? वो कवरेज होता है, रेंज होता है, प्रोपोर्शन होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो किसी वस्तु के डिफरेंट जो मीनिंग होती है वो क्या कहलाती है? उसकी कवरेज कहलाती है। क्या कहलाती है? कवरेज। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इन इंडिया, कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो फ्रेमवर्क 2005 है, वो इंग्लिश को किस भारत के अंदर कौन सी लैंग्वेज माना गया है? कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर अंग्रेजी को कौन सी भाषा माना गया है? सेकंड भाषा, फर्स्ट भाषा, फॉरेन भाषा, या ग्लोबल भाषा? कौन सी भाषा माना गया है भारत के अंदर? सेकंड भाषा। कौन सी भाषा माना गया है? सेकंड भाषा माना गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मींस इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग हैबिट्स, क्या कहलाता है? मींस इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल बराबर ट्रीटमेंट किया जाता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग हैबिट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं 26 पे। एन एलिजी इज एलिजी क्या है दोस्तों? ए जॉयफुल लिरिक है? नहीं है। ए पोइम एंड डेथ ऑफ समवन, सही बात है। मेरी सॉन्ग नहीं होता, ऑल ऑफ दिन नहीं होता, तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर सी होगी। एलिजी क्या होता है? पोइम ऑन डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु पर जो लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? एलिजी कहलाती है। अब देखिएगा 27 नंबर, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोइम? अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो हर दरवाजे पर एक बार क्या करती है? अपनी दस्तक देती है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? क्या होगी? अपॉर्चुनिटी नॉक्स, नॉक्स क्या है? नॉक्स दोस्तों
मानव जो करते हैं वो एक्टिविटी होती है। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि निर्जीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं के लिए सजीव वस्तुओं की तरह प्रयोग जिस वर्ड का करते हैं वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो देखिए नॉक क्या करता होता है, खटखटाना, खटखटा के दरवाजे को खटखटाते हैं, तो नॉक तो कौन करता है, सजीव वस्तु, हम मानव प्राणी करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं अपना जो डोर बट वंस, ठीक है। ये प्रयोग हुआ है नॉक्स को किसके लिए प्रयोग हुआ है, निर्जीव वस्तु के लिए, डोर के लिए। तो यहाँ पर जो सजीव वस्तु का काम लिया किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, तो यहाँ पर प्रयोग होगा किसका, पर्सोनिफिकेशन का, ना सिमली का, ना हाइपरबोल का, ना ऑल ऑफ दीज का। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिएगा, व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन द वाइंड विस्टल्ड ए हाई एंड लोनसम ट्यून की दी वाइंड, वाइंड क्या होता है, हवा, विस्टल्ड होते हैं सीटी बजा रही है, ए हाई ऊंची एंड लोनसम ट्यून के अंदर आवाज के साथ क्या कर रही है, कि हवा है वो बहुत तेज चल रही है और वो क्या कर रही है, आवाज कर रही है। तो विस्टल क्या होता है, विस्टल होता है सीटी बजाना, तो सीटी तो कौन बजा सकता है, मानव बजा सकता है। और यहाँ पर प्रयोग इसने किसके लिए किया है, वाइंड के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, निर्जीव वस्तु के लिए सजीव वस्तु में जो प्रयोग करते हैं उस वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिएगा, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइंस गिवन बिलो, प्राइड गोथ फोर्थ और हॉर्स बैक, ग्रांड एंड गे बट कम्थ ऑन फूट एंड बिगिंस इट्स वे। तो यहाँ देखिएगा, फॉर ग्रांड एंड गे बट कम्थ ऑन फूट एंड बैक टू वे, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी क्या है, प्राइड, प्राइड क्या होता है, गर्वित होता, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मानव के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हॉर्स बैक के लिए, तो प्राइड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन सैक्सोन स्टेट दैट एबीज फ्रॉन्ट, इसमें क्या है, ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्या है, पर्सोनिफिकेशन। एंड सैक्सोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसके लिए प्रयोग होता है, मानव के लिए, ताकत का प्रयोग किया जाता है, सैक्सोन दैट एबीज फॉरवर्ड, तो यहाँ पर जब प्रयोग हुआ है पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। ओके, ओके दोस्तों, थैंक यू ये क्लास देखने के लिए आपका